like a Hellcat. पार्ट 7 में हम देखते हैं कि दो वैम्पायर्स जब जैसी पार्क को जान से मारने ही वाले थे कि तभी एक अननोन वैम्पायर वहां आकर उन दोनों वैम्पायर्स को जान से मार देता है। जिसके बाद जब जैसी पार्क भी उस अननोन वैम्पायर पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये अननोन वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि जिन्ही ही है, जिसे देख वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड जिन्ही पार्क से कहता है कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी तरह ही इन्फेक्टेड हूँ। जिसे सुन पार्क थोड़ा शांत हो जाता है और फिर जिन्ही से पूछता है कि आपको मेरे बारे में कब पता चला कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। जिस पर जिन्ही झूठ बोलने लग जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में तब पता चला जब मैंने तुम्हें अपनी वेलकम सेरेमनी में स्मेल किया था। और फिर वो पार्क को उस रूम से जाने के लिए कहता है एंड देन उन दोनों वैम्पायर्स की बॉडी को उसी तरह जला देता है जिस तरह पार्क ने अपनी मॉम की बॉडी को जलाया था। देन जिन्ही बाहर आकर पार्क को बताता है कि मैं पिछले 40 साल से इन्फेक्टेड हूँ। जिसे सुन पार्क उससे पूछता है कि जब आपको पता था कि मैं भी आपकी ही तरह इन्फेक्टेड हूँ तो आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। जिस पर जिन्ही उसे झूठी कहानी सुनाने लग जाता है और कहता है कि इसलिए क्योंकि मुझे इन इन्फेक्टेड लोगों से तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना था, क्योंकि 40 साल पहले इन्हीं इन्फेक्टेड लोगों ने मेरी वाइफ और बेटे को जान से मार दिया था। जिसके बाद मैंने इन दोनों को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की पर मैं इन्हें ढूंढ नहीं पाया, पर आज मैं तुम्हारी वजह से इन दोनों से अपना बदला ले पाया। तो फिर पार्क जिन्ही से पूछता है कि आप इन्फेक्टेड कैसे हुए। जिस पर जिन्ही बताता है कि 40 साल पहले मैं कोचेनिया में एक डॉक्टर था, जहाँ एक बार जब मैं एक बूढ़े आदमी का इलाज कर रहा था कि तभी उस आदमी की खून की उल्टी करने की वजह से उसका ब्लड मेरे फेस पर भी आ गया। जिसके बाद मैं पूरे 2 दिन काफ़ी बीमार रहा और जब मैं उठा तो तब तक मैं पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। और मुझे इन्फेक्टेड बनने के बाद गांव वालों से पता चला कि वो बूढ़ा आदमी बाकियों से अलग था, यानी वो बूढ़ा आदमी इंसान नहीं था। इसलिए मैं लोगों की नज़रों से बचते हुए अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर चला गया। पर तब भी उन इन्फेक्टेड लोगों को हमारा किसी तरह से पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने मेरी वाइफ और बेटे को जान से मार दिया। जिस कहानी को सुन पार्क को ऐसा लगता है कि जिन्ही भी बिल्कुल उसी की तरह है, मतलब कि जैसे पार्क ने अपने पेरेंट्स को खोया था वैसे ही जिन्ही अपनी फैमिली को खो चुका है। जिस वजह से पार्क बिना शक करे जिन्ही को भी अपनी स्टोरी बता देता है और फिर वो यहाँ जिन्ही के ऊपर भरोसा करने लगता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जुंग कोचेनिया के बारे में कुछ सर्च कर रहे थे, जहाँ डॉक्टर जुन को सर्च के दौरान एक इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट सीन में पार घर पहुंचने के बाद अपने दोस्त यानी हाई इनको सारी बात बताता है कि जिन्ही भी उसी की तरह एक वैम्पायर है। जिसे सुन हमारा समझदार हाई इन जिन्ही पर शक करते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम जब भी जिन्ही से मिलो तो उससे ये बात जरूर पूछना कि उसकी बॉडी बाकी वैम्पायर्स की तरह ठंडी होने की बजाय गर्म कैसे है। बाकी मुझे पता है कि जिन्ही तुम्हें इस सवाल का जवाब इतनी आसानी से नहीं देगा, इसलिए जब तक वो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे नहीं देता तब तक तुम उससे पूछते ही रहना। जिसके लिए पार्क मान जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता पार्क के अजीब बिहेवियर को देखने के बाद काफ़ी परेशान हुई थी, क्योंकि एक तो पार्क की बॉडी नॉर्मल लोगों की तरह गर्म नहीं थी और साथ ही उसकी फेस की चोट भी अब गायब हो चुकी थी। इसलिए ये सब याद कर यूरिता यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। एंड वहीं पार्क भी रात में यूरिता के ही बारे में सोच रहा था कि कहीं उसने मेरी चोट को देख तो नहीं लिया, इसलिए फिर वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब पार्क अपने पेशेंट को देखने के लिए आता है तो वो देखता है कि यूरिता वहाँ पहले से ही मौजूद है, जो कि जब जैसे पार्क को देखती है तो वो उससे पहले की तरह हाय हेलो नहीं करती, बल्कि उसे पूरी तरह इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। जिसका ये सब बिहेवियर पार्क को भी बिल्कुल समझ नहीं आता। एंड वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन किसी दूसरे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर यानी डॉक्टर हान से मिलने गए हुए थे, जहां वो डॉक्टर चेयरमैन को बताता है कि आपका पैरालाइज और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। जिसे सुन चेयरमैन हैरान हो जाते हैं। एंड इन दोनों की बातों से हमें यहाँ ये पता चलता है कि चेयरमैन अपनी बीमारी के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड जिन्ही को वार्ड 21 की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें डॉक्टर जुंग रात में पेशेंट को देखने वार्ड 21 में आए हुए थे। जिसे देख जिन्ही पूछता है कि क्या ये पहली बार यहाँ आए हैं, तो इस पर वो गार्ड उन्हें बताता है कि नहीं, मतलब कि ये पहले भी वार्ड 21 में आ चुके हैं।
जिसे सुन जिन्ही कुछ सोचने लग जाता है क्योंकि अब उसे डॉक्टर जुंग पे शक हो चुका है। एंड वहीं दूसरी तरफ यूरिता सिस्टर सिल्विया के साथ थी, जहां वो उनसे अपने मन की काफ़ी सारी बातें भी शेयर करती है, पर उन्हें पार्क के बारे में कुछ नहीं बताती। और बस फिर यहाँ इन दोनों के बीच हमें कुछ स्वीट मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। और वहीं पार्क यूरिता की फ्रेंड यानी चॉय से यूरिता की फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछता है, क्योंकि पार्क क्लब वाली रात के बाद यूरिता की बातों से काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था। इसलिए अब पार्क यूरिता के बारे में और जानना चाहता है ताकि वो यूरिता के दर्द को समझ सके। तो फिर यूरिता की फ्रेंड यानी चॉय पार्क को बताती है कि जब यूरिता छोटी थी तो तब वो अपनी फैमिली के साथ जीजू आइसलैंड गई थी फैमिली ट्रिप के लिए, पर यूरिता के फॉरेस्ट में खो जाने की वजह से उसके पेरेंट्स उसे ढूंढते ढूंढते पहाड़ी से नीचे गिर गए, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये बात जानकर पार्क को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है, पर फिर उसे यूरिता के लिए काफ़ी बुरा फील होने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गोंगजा बुक को देखते हैं, जिसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, पर जब उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ मैनेजमेंट हेड चेयरमैन से ड्रग डेवलपमेंट टीम के बारे में बात करने की कोशिश करती है ताकि वो उन्हें समझा सकें कि ड्रग डेवलपमेंट टीम हमसे छुपकर कुछ तो गलत काम कर रही है, पर चेयरमैन मैनेजमेंट हेड की एक नहीं सुनते क्योंकि उन्हें जिन्हीं पर पूरा भरोसा है। कि तभी चेयरमैन के हाथ फिर से कांपने लग जाते हैं, जिसको देख मैनेजमेंट हेड हैरान होती है। बट इससे पहले कि वो उनसे इसके बारे में कुछ भी पूछती, वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पार्क पेशेंट गोंगजा बुक का चेकअप कर रहा था, जहां पार्क गोंगजा बुक से कहता है कि आपकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, जिसे सुन गोंगजा बुक पूछता है कि तो फिर मुझे ठंड क्यों लग रही थी। तो इस पर पार्क कुछ सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, अब मैं आपका ब्लड टेस्ट करूंगा ताकि आपके लीवर कैंसर ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और फिर वो वहां से चला जाता है। पर जब इस बारे में जिन्हीं को पता चलता है कि पार्क गोंगजा बुक नाम के पेशेंट का ब्लड सैंपल टेस्ट करवाने वाला है ताकि ऑपरेशन से पहले ये पता कर सके कि गोंगजा बुक की बॉडी कितनी स्ट्रांग है, तो ये बात जानकर जिन्हीं मिस हैरी से कहता है कि ठीक है, जब तुम गोंगजा बुक की रिपोर्ट निकालो तो तुम उस रिपोर्ट में से हमारे सीरम की सारी इन्फॉर्मेशन हटा देना। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता पिछली बार की तरह इस बार भी पार्क को इग्नोर करने ही वाली थी कि तभी पार्क यूरिता को रोक उसे एक रूम में ले जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। जिस पर यूरिता कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी क्योंकि तुम काफ़ी अजीब हो। और कहती है कि मेरे साथ ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है जब मैं उस फॉरेस्ट वाले लड़के से मिली थी, तो तब किसी ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था, बल्कि वो सभी मुझे पागल समझने लगे थे। और अब तुमसे मिलने के बाद भी मुझे वही सा फीलिंग्स आ रही है कि अगर मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में बताऊंगी तो सभी लोग फिर से मुझे पागल समझने लगेंगे, इसलिए मेरा तुमसे दूर रहना ही ठीक है। जिसे सुन पार्क डायरेक्ट यूरिता का हाथ पकड़ उसके हाथ को अपनी नेक से टच कराते हुए कहता है कि मेरी बॉडी काफ़ी ठंडी है ना, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह। जिसे सुन यूरिता चुप हो जाती है। तो वो कहता है कि तुमने पहले सही कहा था कि मैं बीमार हूँ, पर इस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ भी देखा है वो तुम भूल जाओ और इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचो। यही हम दोनों के लिए ठीक होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता। जिसे सुन यूरिता चुप खड़ी रह जाती है। तो पार्क उससे कहता है कि और हाँ, तुम पागल नहीं हो, एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। और साथ ही मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम मेरी इस फेस वाली बात को सीक्रेट रखो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी। जिसे सुन यूरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए जब जैसी पार्क वहाँ से जाने ही वाला था, वो उसे रोक उसके फेस पे लगी बैंडेज को हटाकर देखने लग जाती है, जहाँ से उसकी चोट का निशान बिल्कुल गायब था। तो फिर पार्क यूरिता को देखने के बाद उसके हाथ से अपना बैंडेज लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस सेकंड चैनल यानी बेबी एक्सप्लेन 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे इस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी भी पार्ट की वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा।
और वही नेक्स्ट सीन में मैनेजमेंट हेड चेयरमैन की हालत के बारे में सोच रही थी, इसलिए फिर वो चेयरमैन की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स को भी चेक करवाती हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए फिर वो डॉक्टर हान को कॉल कर उनसे मिलने के लिए बोलती हैं। एंड वही नेक्स्ट सीन में पार्क, जिसको सर्जरी करने जाना था, वो सर्जरी में जाने से पहले अपने दोस्त यानी हाई इनकी बातें याद करता है कि तुम अब सर्जरी इजीली नहीं कर पाओगे। पर तभी वो 2 ग्रीन टैबलेट्स खाकर वहां से सर्जरी करने के लिए चला जाता है, पर रास्ते में ही ब्लड देख लेने की वजह से उसकी तबीयत फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है और वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में आने लगा था। और जब जैसे पार्क एक नर्स पर हमला करने ही वाला था ताकि उससे ब्लड बैग्स ले सके कि तभी जिन्ही पार्क के पास आकर उसको रोक लेता है। एंड पार्क जिस सर्जरी को करने वाला था वो उस सर्जरी को डॉक्टर वू को करने के लिए कह देता है, ये बोल कर कि पार्क को स्टमक पेन है, इसलिए वो इस टाइम सर्जरी नहीं कर सकता। देन डॉक्टर वू के साथ यूरिता भी बैठी हुई थी, जिस वजह से यूरिता को भी पार्क की तबीयत खराब होने वाली बात पता चल जाती है। देन जिन्ही पार्क को अपने साथ ले जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम ब्लड नहीं पीते, जिस पर पार्क बताता है कि नहीं, मतलब कि बस बचपन में मैंने एक बार एनिमल ब्लड पिया था और उसके बाद से मैंने कभी ब्लड नहीं पिया। जिसे सुन जिन्ही हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुमने आज तक किसी इंसान का खून नहीं पिया, और कहता है कि तुम ऐसे कैसे रह सकते हो। तो इस पर पार्क उसे बताता है कि टैबलेट्स की हेल्प से, मतलब कि ग्रीन टैबलेट्स खाकर मैं अपनी खून की प्यास पर कंट्रोल कर पाता हूँ। तो ये सुन जिन्ही बोलता है कि तुम इस दुनिया के पहले ऐसे वैम्पायर हो जो बिना खून पिए रहता है। तो इस पर पार्क उससे पूछता है कि तो क्या इसका मतलब आप इंसान का खून पीते हो, जिस पर जिन्ही बताता है कि हाँ। तो ये सुन पार्क भड़क जाता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, बट जिन्ही उससे कहता है कि पर मैं लोगों को मारकर उनका खून नहीं पीता, और अगर तुम्हें जानना है कि मैं कैसे इंसानों का खून पीता हूँ तो तुम आज रात मुझसे मिलने मेरे घर आना, जहाँ मैं तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगा। तो ये सुन पार्क चुप हो जाता है, और फिर जब जैसे वो जिन्ही के ऑफिस से जा ही रहा था कि तभी यूरिता उसे रोक उससे पहले की तरह बात करने लग जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कोई स्टमक पेन नहीं, बल्कि तुम बिल्कुल ठीक हो, पर फिर भी तुम्हें कभी ऑपरेशन नहीं करना हो तो तुम मुझे बताना, क्योंकि फिर तुम्हारे बदले मैं ऑपरेशन कर दिया करूंगी। और फिर पार्क से फ्रेंडली बिहेव करने के बाद वो वहां से चली जाती है, जिसे जाते हुए पार्क देखता है। वेल नेक्स्ट सीन में मैनेजमेंट हेड ड्रग डेवलपमेंट टीम के एक मेंबर को पैसों का लालच देकर उससे ड्रग डेवलपमेंट टीम के सभी प्लान्स मंगवाती हैं। और वहीं रात होने के बाद पार्क जिन्ही से मिलने उसके घर पहुंचता है, जहां पहुंचकर वो जिन्ही से डायरेक्ट फिर से वही क्वेश्चन करने लग जाता है कि आप लोगों का ब्लड कैसे पी सकते हो, जिस पर जिन्ही पार्क को बताता है कि मैं ब्लड मार्केट का यूज़ करता हूँ, मतलब कि मैं इंडिया के एक ब्लड डीलर से ब्लड बाय करता हूँ। और इसमें होता ऐसा है कि जिन लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत होती है पर उनके पास पैसे नहीं, तो हम उन लोगों को मेडिसिन देकर उनसे उनका ब्लड बाय कर लेते हैं। और फिर जिन्ही पार्क को अपना लॉकर खोल के दिखाता है जिसमें येलो कलर का लिक्विड था। तो जिन्ही पार्क को वो लिक्विड दिखाते हुए एक्सप्लेन करता है कि मैं इन ब्लड में से इनके रेड सेल्स हटा देता हूँ, क्योंकि मेरी रिसर्च के हिसाब से इन्फेक्टेड लोग रेड सेल्स की वजह से ही वायलेंस बनते हैं, और इसी की वजह से हमें खून की प्यास भी ज़्यादा लगती है। जिसकी ये सब बातें पार्क बहुत ध्यान से सुन रहा था। और वहीं डॉक्टर जुंग यूरिता की फ्रेंड यानी चोई से कहते हैं कि मैं एक बहुत ही लाजवाब चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझ पर पूरा ट्रस्ट रखना। और फिर वो चोई को एक फाइल दिखाता है, जिसे देख चोई कहती है कि ये तो किसी इन्फेक्टेड या वायरस जैसा दिख रहा है। कि तभी उसे एक फोटो मिलती है जो कि उसी सीनियर डॉक्टर की थी जिसका गला भींचकर जिन्ही ने मार दिया था, मतलब कि डॉक्टर जुंग जिन्ही के सीनियर डॉक्टर के ही बेटे हैं। और वही जिन्ही अब भी पार्क को काफी कुछ चीजों के बारे में बता रहा था, जहाँ जब पार्क उससे पूछता है कि आपकी बॉडी वैम्पायर होने के बाद भी गर्म या फिर इंसानों की तरह नॉर्मल कैसे है, तो इस पर जिन्ही पार्क को एक इंजेक्शन दिखाते हुए बताता है कि इस इंजेक्शन की वजह से, जिसे मैंने खुद बनाया है, मतलब कि हम इस इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके अपनी बॉडी को सेम इंसानों की बॉडी की तरह बना सकते हैं, लाइक टेम्परेचर और पल्स। पर इस इंजेक्शन के लगने से हमें बहुत तेज दर्द भी होता है, इतना तेज कि इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना हर किसी वैम्पायर के बस की बात नहीं। और यही वजह है कि तुम मुझे आज तक मेरी वैम्पायर आइडेंटिटी के साथ पकड़ नहीं पाए, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा इंसानों की तरह ही महसूस हुआ।
देन जिन्ही पार्क को वही व्हाइट ब्लड पीने के लिए देता है, जिसे देख पार्क को सोचने लग जाता है और फिर वो उसे पीने ही वाला था कि तभी वो रुक जाता है और कहता है कि मैंने इतने टाइम से ब्लड नहीं पिया, इसलिए मैं ब्लड पीकर खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहता। और साथ ही आप गलत हो ये सोचने में कि कभी कोई वैम्पायर बिना ब्लड पिए नहीं रह सकता, क्योंकि एक थी जो कि अपने अंडर सेल्फ कंट्रोल रखती थी और कभी किसी का ब्लड नहीं पीती थी। जिसे सुन जिन्ही पार्क से पूछता है कि और वो कौन थी, जिस पर पार्क प्राउडली होकर जिन्ही को बताता है कि मेरी मॉम, इसलिए मैं ठीक अपनी मॉम की तरह बनना चाहता हूँ। इसलिए वो उस ग्लास को वहीं रख वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता और चेयरमैन प्रे कर रहे थे, क्योंकि आज यूरिता के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है। जहां प्रे करते टाइम एक बार फिर चेयरमैन की तबीयत खराब होने लग जाती है, पर वो इस बात का यूरिता को एहसास नहीं होने देते। एंड वही मैनेजमेंट हेड डॉक्टर हान से मिलकर उनसे चेयरमैन की बीमारी के बारे में पता लगा लेती है, जिसे जानकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होती हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पार्क जिन्ही के पास आकर उससे कहता है कि मैं अपना कंट्रोल खो जाने की वजह से अब ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीक तक ये जॉब छोड़ दूंगा। जिसे सुन जिन्ही कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, पर फिर भी हम दोनों कांटेक्ट में रहेंगे। जिसके लिए पार्क साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मतलब कि मैं अपने तरीके से लाइफ जीना चाहता हूँ और आप अपने तरीके से अपनी लाइफ जियो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। एंड देन अपने पेशेंट के पास आकर उसको भी यही बात बताता है और कहता है कि अब दूसरा डॉक्टर आपका इलाज करेगा, क्योंकि मैं ये हॉस्पिटल छोड़ रहा हूँ। जिसे सुन उस पेशेंट की वाइफ पूछती है कि आप कौन सा हॉस्पिटल में जाओगे, हमें बता दो, क्योंकि हम सिर्फ आपसे इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल में आए थे। जिस पर पार्क बताता है कि फिलहाल मैं कहीं काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुन उस पेशेंट की बेटी रोने लग जाती है। एंड पीछे खड़ी यूरिता ने भी पार्क की ये सभी बातें सुन ली थी। जिसे सुन वो यहाँ थोड़ा बहुत सैड भी हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पार्क हॉस्पिटल छोड़ के जाए। एंड वही दूसरी तरफ जिन्ही मैनेजमेंट हेड के ऑफिस आकर उनसे कहता है कि आपको कोई भी ईमेल नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रग डेवलपमेंट टीम बहुत ही ज़्यादा लॉयल और ट्रस्टेड है, इसलिए वो किसी के भी पैसों से नहीं बिकने वाली। जिसे सुन मैनेजमेंट हेड चुप खड़ी रह जाती है। तो जिन्ही उनसे कहता है कि मगर आप चिंता मत करो, मैं इस बारे में चेयरमैन को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे छोटे छोटे मजाकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बट जिन्ही के मुँह से अपनी इंसल्ट सुनने के बाद मैनेजमेंट हेड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। नेक्स्ट सीन में यूरिता पार्क से कहती है कि तुम इस तरह हॉस्पिटल कैसे छोड़ के जा सकते हो, क्या तुम्हारी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जो अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। जिसे सुन पार्क हल्की सी स्माइल देता है, क्योंकि उसे ये जानकर अच्छा लग रहा था कि यूरिता उसकी फिक्र कर रही है। पर अब आगे पार्क उससे कुछ भी कहता कि तभी पार्क के पास एक कॉल आती है, जिसे पिक करने के बाद यूरिता और पार्क दोनों भागते हुए वार्ड 21 की तरफ जाते हैं, जहां पेशेंट गोंगजोबुक ने अपने फेस को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था, जिसको हटाने की नर्स काफ़ी कोशिश कर भी रही थी, पर गोंगजोबुक ब्लैंकेट को अपने फेस से नहीं हटा रहा था। कि तभी सब देखते हैं कि ब्लैंकेट पे ब्लड आ रहा है, जिसे देख जब जैसे पार्क उसके फेस से ब्लैंकेट हटाता है तो वो देखता है कि गोंगजोबुक के मुंह और नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, जिसे देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.